तो सर्वप्रथम सेंटर फॉर इंडिक स्टडीज के तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं धन्यवाद। आभासी पटल पे। और वो लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए है कि हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि आज जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर अनुपमा। आप हिंदी की प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, डॉक्टर अंबेडकर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऊंचाहार में। और आपने अपना जीवन जो है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को समर्पित कर दिया है। आपकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय से हुई है, आपने वहीं से डीफिल किया है। आपकी कुछ प्रकाशित पुस्तकें भी हैं, उसमें मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि श्री शक्ति गीता का हिंदी अनुवाद भी आपने किया है, जो कि चौखंबा सुर भारती से प्रकाशित है। और महादेवी और संस्मरणात्मक रेखा चित्र भी एक पुस्तक आपकी है जो प्रकाशित है चौखंबा से ही, सुर भारती प्रकाशन से। महाभारतीय सुभाषित रत्नावली आपने संपादित किया इस पुस्तक को, ये भी चौखंबा सुर भारती से प्रकाशित है। और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साबर मंत्र, ये भी चौखंबा सुर भारती से प्रकाशित है। इसके अलावा आपकी रुचियां जो है महादेवी वर्मा के गद्य साहित्य, छायावाद काल, भक्ति काल और भाषा विज्ञान पे विशिष्ट रूप से है आपकी रुचि। और आज का विषय भी हमारा है भाषा की वैज्ञानिकता। तो मैं बहुत अत्यधिक समय न लेते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक दो पंक्तियों के साथ आपको आमंत्रित करता हूं कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। तो इसी लाइनों के साथ मैम आपको मैं आमंत्रित करता हूं, आप आए और अपना व्याख्यान जो है। धन्यवाद। इस आभासी पटल से जुड़े हुए सभी सुधी श्रोतागण को भारतेंदु जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के जन्मदाता भारतेंदु जी को उनकी जन्मशती पर बहुत बहुत नमन है, वंदन है। और मैं अपनी बात आज आपके सम्मुख रखूंगी हिंदी भाषा, क्योंकि निज भाषा उन्नत है सब उन्नति को मूल। क्योंकि सभी उन्नतियां, जितनी भी प्रकार की हमारा विकास है, उन्नति है, सब कुछ हमारी भाषा में, निज भाषा यानी जो हमारी मातृभाषा है, जो हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, उसी की उन्नति में निहित है। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को शूल। और सच बात है, जब तक हमें अपनी भाषा का ज्ञान नहीं है तब तक हमारे हृदय की पीड़ा, उसका शूल मिट नहीं सकता है, हमारे जीवन का क्लेश नहीं मिट सकता है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपनी भाषा के वास्तविक स्वरूप को जानें, क्योंकि जब तक हम भाषा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानेंगे तब तक हम उसको वास्तविक सम्मान, वास्तविक दर्जा नहीं दे पाएंगे। हिंदी भाषा की वैज्ञानिकता जो शीर्षक मैंने चयन किया है, उसके पीछे का कारण भी यह है, क्योंकि अधिकांशतः यह देखा जाता है कि खासतौर से हिंदी भाषा के विषय में एक हीन भावना भी काम करती है। अधिकांशतः हिंदी भाषा को कई जगहों, हमारे देश में जहां से वो उत्पन्न हुई है, वहीं पर ही उसको कई बार दोयम दर्जे की नजरिए से देखा जाता है। तो इसलिए आज इस शीर्षक का चयन मैंने किया है कि हम देखेंगे कि हमारी भाषा, वह हिंदी भाषा कितनी अधिक वैज्ञानिक है, उसका अध्ययन कितना वैज्ञानिकता से भरा है, उसे कितना आसानी से, सरलता से, सहजता से पढ़ा, बोला, समझा, सीखा जा सकता है। कि इसके पीछे इसमें केवल साहित्य ही नहीं लिखा गया, सिनेमा ही नहीं प्रकाशित प्रचारित हो रहा है, हम गाने के माध्यम से नहीं विश्व में प्रचलित हों, जब विश्व यह भी जाने कि हमारी भाषा कितनी वैज्ञानिक है। और इस बात की शुरुआत मैं करना चाहूंगी कि हमारे ये पहली स्लाइड जो है वो थोड़ी बाद में आएगी। मैं बताना चाहूंगी कि हिंदी भाषा की जननी, हिंदी भाषा की शुरुआत जहां से होती है वह है संस्कृत भाषा। आधुनिक
भारतीय आर्य भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा मानी जाती है। और जो पहली स्लाइड है मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि किस प्रकार से हिंदी की भी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, और संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी। यह जो कालखंड विभाजन है वो बोलचाल की भाषा का विभाजन है, क्योंकि संस्कृत में साहित्य बहुत बाद तक लिखा जाता रहा है, लेकिन बोलचाल की भाषा का परिवर्तन हो गया था। बोलचाल यानी जनभाषा के रूप में 500 ईसा पूर्व के बाद पाली ने वह स्थान ग्रहण कर लिया था जो जनता के बीच में वह प्रचलित हो गई थी। पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश की विभिन्न बोलियों से ही हिंदी की विभिन्न बोलियों का विकास हुआ है। यह अगली स्लाइड पाली का स्वरूप है, जो भारत भर में पाली 4 प्रकार से, 4 रूप से बोली जाती थी, पश्चिमोत्तरी, मध्य देशी, पूर्वी, दक्षिणी। और प्राकृत के और अधिक स्वरूप यानी भौगोलिक आधार पर प्राकृत के अन्य और स्वरूप भी विकसित हुए, सौर सेनी, पैशाची, ब्राचन, महाराष्ट्री, मागधी इत्यादि। इसके अलावा भी अनेक स्वरूप थे जो प्राकृत के हमें पाए जाते थे। अपभ्रंश में देखें कि वही स्वरूप जो प्राकृत में पाए जाते थे वो अपभ्रंश की बोलियों के रूप में विकसित हुए, सौर सेनी, पैशाची, ब्राचन, महाराष्ट्री, मागधी इत्यादि। और इन्हीं से आधुनिक आर्य भाषाओं का उद्भव हुआ, जिसमें सौरसेनी अपभ्रंश है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, पैशाची से लहंदा पंजाबी, ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी, महाराष्ट्री से मराठी, मागधी से बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी। और इन्हीं से आगे चल के जो अपभ्रंश से जिन बोलियों का विकास हुआ, और उन्हीं बोलियों से, उन्हीं बोलियां या हम कहें उपभाषाएं कहना ज्यादा उचित है। तो देखिए उन उपभाषाओं से, देखिए 5 उपभाषाओं से हिंदी में 17 बोलियों का विकास हुआ है, और इनका मिला जुला रूप हम हिंदी भाषा के रूप में, हिंदी के रूप में जानते हैं। पश्चिमी हिंदी से कड़ी बोली, कौरवी, ब्रज या कौरवी, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी से मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। तो एक बड़ा लंबा चौड़ा हिंदी परिवार है, हिंदी भाषा समूह मैं कहूंगी, हिंदी जाति है, जो पूरे उत्तर भारत में, भारत के अनेक भागों में हिंदी भाषी प्रदेश के रूप में हम जानते हैं। और हम यह भी जानते हैं कि हिंदी भाषा केवल भारत में ही नहीं, अब विश्व भर में बोली जाती है। विश्व के अनेक देशों में हिंदी भाषा को बोलने, समझने और पढ़ने वाले लोग हैं। इसीलिए यह भाषा विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में तृतीय स्थान पर है। यह भाषा की लोकप्रियता है, यह भाषा की जनग्राह्यता है, और यह भाषा के बढ़ते प्रभाव का द्योतक है कि किस प्रकार से हिंदी भाषा का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ रहा है। और यह सुखद एहसास है हमारे लिए, एक हिंदी प्रेमी के लिए यह बहुत बड़ा सुखद एहसास है कि हमारी भाषा अब केवल भारत में ही नहीं, अन्य देशों में भी पढ़ी, बोली, जानी, समझी जाती है। अब बात इसकी कि भाषा किस प्रकार से कार्य करती है। अब मैं यहाँ पे यह चीज बताना चाहूंगी कि हिंदी भाषा का एक दार्शनिक आधार है, वह संस्कृत से उसे थाती में मिला है। व्याकरण का पूरा दर्शन है, जिसे हम स्फोटवाद के नाम से जानते हैं। मेरी पहली स्लाइड स्फोटवाद पर ही थी। व्याकरण का दर्शन जो हमारी मनीषियों ने, हमारी ऋषियों ने हमें प्रदान किया, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से शब्द में अर्थ निहित होता है। वह कहते हैं, हालांकि स्फोट शब्द की बहुत सारी परिभाषाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन जो सर्वमान्य परिभाषा है वह कहते हैं कि वर्णों के द्वारा जो स्फुटित हो या व्यंजित हो वही स्फोट है, यानी जिससे अर्थ की उत्पत्ति हो, स्फुटित हो, वह है स्फोट। यानी अर्थ जहां से प्रकाशित हो उसे ही स्फोट कहते हैं। महर्षि पतंजलि और भर्तृहरि दोनों ही वैयाकरण इस बात की पुष्टि करते हैं। और स्फोटवाद के सिद्धांत में यह बात आता है कि पद के 4 भेद माने गए, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। और वे मानते हैं कि शब्द नित्य है, यानी उसका न जन्म होता है और न वह मृत्यु को प्राप्त होता है। यह बात सच है कि शब्द सदैव हमारे
मानसिक चेतना में निवास करता है, हम उसे वाणी में ढालकर उसे लिपिबद्ध करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो एक प्रकार से भाषा का एक बहुत गूढ़ दर्शन है, वो निराधार नहीं है। हम उसे केवल और केवल सामाजिक उत्पत्ति तो है, परंतु इसके पीछे एक दर्शन कार्य करता है जो भाषा को एक मजबूत आधार प्रदान करता है। हालांकि यह जो दर्शन है, स्फोटवाद की शुरुआत संस्कृत भाषा से हुई है, परंतु इसके नियम कि किस प्रकार से शब्द से अर्थ की उत्पत्ति होती है, इसके नियम स्पष्टतया हिंदी भाषा पर और हिंदी भाषा के व्याकरण पर भी कार्य करते हैं। तो भाषा के पीछे भाषा का आधार दर्शन है, एक वाद है जो हमारे मनीषियों के द्वारा प्रदत्त है, जो हमें बताता है, हमें सिखाता है कि भाषा की शुरुआत भले ही समाज के जन समुदाय के द्वारा, सामान्य जनता के द्वारा की जाती है, सामाजिक वस्तु है, उसका स्वरूप परिवर्तित होता रहता है, परंतु इसके पीछे एक व्यवस्थित क्रम भी होता है, जिसके कारण से भाषा का स्वरूप निर्धारित किया जाता है, जिसके द्वारा भले ही भाषा ऊपरी से परिवर्तित होती रहे, परंतु उसकी विनिर्मिति, उसके निर्माण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। और वह भले ही आपको भाषा ऊपर रूप से असंबद्ध लगे, हमें लगे कि भाषा निरंतर परिवर्तित होती रहती, गतिशील है, उसका स्वरूप बदलता रहता है, लेकिन उसके पीछे उसका एक सुनिश्चित व्याकरण होता है, उसका मानकीकृत रूप भी होता है, और जिसका सुव्यवस्थित ढंग से क्रमबद्ध तरीके से हम अगर दर्शन करें तो हम उसकी वैज्ञानिकता की खोज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि भाषा का स्वरूप, भाषा का मुख्यतः दो स्वरूप होता है, पहला है वाचिक औच्चारणिक और दूसरा है लिखित। वाचिक का मतलब यह है कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, इस समय जब मैं कुछ बोल रही हूँ, ये सब भाषा का वाचिक और औच्चारणिक स्वरूप ही है। लिखित यानी जब हम अपने विचारों को लिपिबद्ध करते हैं, उसे पुस्तक इत्यादि में लिखते हैं, तो वह उसका लिखित स्वरूप होता है। और पहली चर्चा भाषा के औच्चारणिक स्वरूप पर, और हम आगे देखेंगे कि हिंदी भाषा का जो औच्चारणिक स्वरूप है वह कितना वैज्ञानिक है। पहली बात कि अब चर्चा की हिंदी भाषा की जो ध्वनि संरचना है वह किस प्रकार की है, कैसे, क्योंकि ध्वनियां ही जो भाषा होती है उसका मूल स्वरूप होती है। वर्ण भाषा की लघुतम इकाई होते हैं, हम सभी जानते हैं, और हिंदी भाषा की ध्वनि संरचना अगर हम देखें तो हम सब जानते हैं, हिंदी की भाषा की जो ध्वनि संरचना है वो दो भागों में विभक्त है, स्वर और व्यंजन। और स्वर और व्यंजन की खास बात यह है कि मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि स्वरों में मूल स्वर हम इसको 10 स्वर मानते हैं, री को नहीं लिया जाता, क्योंकि भले ही री लेखन में री स्वरूप में है, संस्कृत स्वरूप में है, परंतु अब उसका जो उच्चारण है वह त्रुटिपूर्ण हो गया है। हम रा पे छोटी ई की मात्रा जिस प्रकार से लगाई जाती है उस प्रकार से हम उसका उच्चारण करते हैं। तो अब जो नव भाषाविद हैं वो री को संयुक्त व्यंजन मानने लगे हैं। इसी के साथ साथ अंग और आ भी अब व्यंजन ही माने जाते हैं, अंग और आ, इसलिए उसको मैंने स्वरों में शामिल नहीं किया है। इसके अलावा व्यंजन है हमारे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, या, राला, वा, सा, शा, सा, हा। खा यानी जो खटकोण वाला खा होता है शा वर्ग में लिखा जाता है, परंतु उसको मैंने इसमें शामिल नहीं किया है। बात वही है कि वह लेखन में भले पाया जाए, परंतु उच्चारण में वह उसका उच्चारण अब शुद्ध नहीं रहा है, वह भी जो है तालब शाह की तरह बोला जाता है, इसलिए उसे शामिल करना उचित नहीं है। क्षत्र ज्ञा की जहां तक बात है वो सभी संयुक्त व्यंजन है। अब अगर आप इस ध्वनि व्यवस्था को देखें तो यह जो स्वर और व्यंजन का विभेद है वह बहुत स्पष्ट है। आप अगर देखें तो कुल मिलाकर 42 व्यंजन है। भोलानाथ तिवारी उनकी हिंदी भाषा की पुस्तक में यह बात स्पष्ट रूप से पाई जाती है कि किस प्रकार से ये ध्वनियां, अब इन ध्वनियों का क्या स्वरूप है और हमें किन ध्वनियों को
कौन सी हिंदी भाषा की मूल ध्वनियां हैं और कौन सी अब उनका स्वरूप किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। उपरोक्त ये जो भाषिक संरचना है, इसको हम स्वनिम व्यवस्था कहते हैं, ध्वनि व्यवस्था है। और आप इस पूरी ध्वनि व्यवस्था को अगर ध्यान से देखें तो यह पूरी व्यवस्था 2 भागों में बटी हुई है। पहले स्वर है, उसके बाद व्यंजन है। कहने का मतलब है हम सभी को पता है स्वर किसे कहते हैं। स्वरों की स्वतंत्र इकाई होती है, वह बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। उनको बोलते समय जो वायु है वो अकुंठित रूप से निकलती है, इसीलिए उनको स्वर कहते हैं। और आप देखिए हिंदी की जो ध्वनि व्यवस्था है उसमें स्वर सबसे पहले आते हैं, यानी ध्वनि की शुरुआत वहां से हो रही है, वर्णों की शुरुआत वहां से हो रही है। चूंकि व्यंजन स्वरों के माध्यम से बोले जाते हैं, व्यंजन का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, इसीलिए ध्वनि व्यवस्था में हिंदी के सबसे पहले स्वर आते हैं। और एक खास बात यह भी है कि पहले ह्रस्व स्वर आता है, फिर दीर्घ स्वर आता है। यानी ह्रस्व स्वर इसलिए पहले आता है क्योंकि हम उसी से समझ सकते हैं कि दीर्घ स्वर को उच्चारित करने में, उसका उच्चारण करने में हमें कितना समय लगाना है, क्योंकि दीर्घ स्वर को बोलने में उतना ही उसका दुगना समय लगता है जितने समय में हम ह्रस्व स्वर को बोलते हैं। इसलिए देखिए ध्वनि व्यवस्था कितनी सुंदर है कि पहले आप ह्रस्व स्वर बोलेंगे, पहले आप ह्रस्व स्वर सीखेंगे और उसके बाद आप दीर्घ स्वर सीखते हैं। एक क्रमबद्धता है। एक छोटा सा बालक अगर हिंदी भाषा को सीखना शुरू करता है तो उसको सबसे पहले आप छोटा आ सिखाते हैं, छोटा आ, और फिर हम कहते हैं बड़ा आ। बात बड़ी छोटी सी है, लेकिन आप कितनी स्पष्टता है कि हम बोलते समय बड़ा आ में हम बताते हैं बेटा आ बोलो, फिर आ बोलो। तो इस तरीके से हम सिखाते हैं। छोटे बालक को हम ह्रस्व दीर्घ नहीं सिखा सकते, परंतु हम यह जरूर बताते हैं। आप व्यवस्था कितनी सुस्पष्ट ढंग से की गई है कि पहले स्वर में पहले ह्रस्व स्वर आएगा, फिर दीर्घ स्वर आएगा। और आप देखिए छोटा मतलब आ ई उ ए, यह जो स्वर है यह मूल स्वर है। और उसके बाद संयुक्त स्वर है ओ औ, ए ओ औ, ये जो 4 स्वर हैं ये संयुक्त स्वर माने जाते हैं। और आप देखिए व्यवस्था इस तरीके से बनाई गई, क्रम इस तरीके से वर्णों का बनाया गया है कि पहले मूल स्वर आएंगे, उसके बाद संयुक्त स्वर आएंगे, विसर्ग इत्यादि उसके बाद में आता है। और यही क्रम अगर आप व्यंजन में आए तो व्यंजन का भी बहुत लंबा क्रम आप देखिए बड़ा व्यवस्थित है। स्वर पर थोड़ी सी चर्चा मैं और करना चाहूंगी कि अगर हम मात्रा के आधार पर वर्गीकरण तो 2 प्रकार के स्वर हैं, दीर्घ और ह्रस्व और दीर्घ, यानी उनके बोलने में लगने वाले समय के आधार पर हमने इसका वर्गीकरण किया है। उसके अलावा दूसरा वर्गीकरण भी प्राप्त होता है स्वरों में, वह प्राप्त होता है जीभ के भाग के आधार पर। हम जीभ के किस भाग से कौन सा स्वर बोलते हैं, इस आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण मिलता है। अब आप देखिए इससे जुड़े हुए जो भी श्रोता हैं वो मेरे साथ आप इसको दोहराएंगे और इसको अगर महसूस करना चाहे तो आप अपने मुंह से बोलें। अग्र स्वर, जिह्वा के अगले भाग से जो बोले जाने वाले स्वर होते हैं उनको अग्र स्वर कहते हैं। आप ई बोलें, ई, और आप महसूस करें कि वह ध्वनि जब निकल रही है तो कहां से निकल रही है, ई ए। आप स्वयं देखेंगे कि यह जिह्वा के इसको बोलते समय जिह्वा का अग्र भाग कार्य कर रहा है। मध्य स्वर वह होता है, वह जिह्वा के मध्य भाग से बोला जाता है, वह है आ। जो ह्रस्व आ है वह जिह्वा के मध्य भाग से बोला जाता है। और पश्च स्वर यानी जिह्वा के जहां से जिह्वा अंदर गले से जुड़ी होती है वह पश्च भाग होता है जिह्वा का। जिह्वा के पश्च भाग से जो बोला जाता है उसे देखें आ उ ओ औ। आप देखिए कि जिह्वा के बोलने की पद्धति के आधार पर जिह्वा के किस भाग से स्वर निकल रहा है, इसके आधार पर भी एक व्यवस्था हमें प्रदान की गई है जिससे
भाषा को सीखने वाले विद्यार्थी में कोई त्रुटि ना होनी पाए। अब आप देखिए एक वर्गीकरण और मिलता है, वो ओष्ठ के आधार पर है, यानी जिस स्वर को बोलने में हमारा ओंठ गोलाकार आकृति लेता है उसे हम वृत्तामुखी यानी गोल आकार ले रहा, उ उ ओ औ, यानी इसको बोलते समय, इन स्वरों को बोलते समय हमारे होंठ की आकृति बदलती है, वो वृत्ताकार आती है, इसलिए वृत्तामुखी। अवृत्तामुखी ऐसे स्वर जिनको बोलते समय हमारे होठों की आकृति गोल नहीं होती है, आ ई ए। तो ओष्ठ के आधार पर भी स्वर का वर्गीकरण किया गया है। अगला देखें, जिह्वा संचालन के, यानी जिह्वा किस तरीके से ऊपर नीचे जाती है, उस संचालन के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे समृद्ध, यानी समृद्ध मतलब जिह्वा तालु की ऊपर की तरफ उठी रहेगी, अर्ध समृद्ध यानी थोड़ा उठी, उसके बाद विवृत यानी निचले जबड़े में के पास छुई रहेगी, और अर्ध विवृत मतलब थोड़ा सा उससे ऊपर उठी हुई। तो समृद्ध ध्वनिया जो है स्वर की वो है ई उ, और ई उ, और आता है उ, बड़ा उ यानी छोटा, दीर्घ उ, ह्रस्व उ। अर्ध समृद्ध ध्वनि यानी जिसमें जिह्वा समृद्ध से थोड़ा नीचे रहती है, ए और औ। उसी तरीके से अर्ध विपरीत आ और औ की ध्वनि, जो ओ की ध्वनि होती है वो ह्रस्व आ, और ओ की ध्वनि होती है अर्ध विपरीत, यानी जो जिह्वा है वह निचले जबड़े से जरा सी ऊपर की तरफ उठी होती है, तब उसे कहते हैं अर्ध विपरीत। और जब हम दीर्घ आ बोलते हैं तो आप देखिए मुख पूरी तरीके से खुला होता है और जिह्वा पूरी तरीके से निचले जबड़े को छूती हुई होती है, आ यानी विवृत है। अब आप देखिए कि किस प्रकार से अलग अलग प्रकार का वर्गीकरण स्वरों के विषय में हमें भाषा में प्राप्त हो रहा है, जिससे भाषा की वैज्ञानिकता बढ़ जाती है, जिसे सीखने से विद्यार्थी को सीखने में या जो भी नवागत है भाषा में उसे सीखने में आसानी होती है। हमने स्वर के संबंध में ही 4 प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे पास हैं, जिससे हम आसानी से स्वरों का वर्गीकरण कर सकते हैं। स्वरों के कहाँ से हम उच्चारित करें इसे हम समझ सकते हैं। यही प्रक्रिया हम अपने व्यंजन में भी लागू करते हैं। अब आप व्यंजनों को अगर देखें तो बोलने के आधार पर अलग अलग जगहों से अलग अलग व्यंजन बोले जाते हैं, और उसका पूरी तरीके से बड़ा अच्छा वर्गीकरण हमें भाषा विज्ञान में प्राप्त होता है। और आप देखिए, चूंकि जो ध्वनियां होती हैं वह कंठ से निकलती हैं, तो पहला जो वर्ग है यानी व्यंजन का जो पहला वर्ग है वह कंठ कहलाता है, यानी जो हमारे कंठ से निकले। पहला वर्ग का वर्ग, जिसमें 5 व्यंजन है, का, खा, गा, घा, अंगा। ये चारों ही व्यंजन बोलने के आधार पे, मुख के उच्चारण के आधार पर आप देखिए कंठ से निकल रहे हैं, इसीलिए एक ही जगह से निकल रहे हैं ये 5 ध्वनियां, इसलिए इनको कहा जाता है कंठ। कंठ से निकलने वाली 5 ध्वनियां एक जगह से निकल रही हैं, इसलिए इनको एक वर्ग में रखा गया, इनको का वर्ग माना गया। फिर उसके बाद हमारी जो जिह्वा है वो तालब यानी तालु को छूती है, चा, छा, जा, झा, इया। तालव्य वर्ग है, तालु को छूती हुई जिह्वा हमारी तालु को ऊपरी जबड़े को छूती है, तालु के पास जाके छूती है, और इसलिए इसको चा वर्ग को तालव्य वर्ग कहा गया। टा मूर्धा को, यानी जिह्वा, आप टा वर्ग के शब्दों अक्षरों को अगर आप बोले, व्यंजनों को आप बोलेंगे तो आप देखिए कि आपकी जिह्वा पीछे जाकर मूर्धा को छूती है, यानी टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। इसी तरह दंत, और आप देखिए जो ध्वनि है वह गले से निकलती हुई बाहर की तरफ आती है, मुख से बाहर आती है, इसीलिए व्यंजन के जो वर्णों का भी
वर्गीकरण है वो उसी प्रकार से किया गया है। क वर्ग पहले रखा गया है, च वर्ग उसके बाद में, उसके बाद ट वर्ग उसके बाद में। एक सुव्यवस्थित क्रम आपको मिल रहा है, एक व्यवस्था है, कहीं भी कोई अव्यवस्था नहीं है। जैसे जैसे ध्वनियां निकल रही हैं, जहां जहां से निकल रही हैं, क वर्ग को इसीलिए पहले रखा गया क्योंकि वो गले के पास से, स्वर यंत्र के पास कंठ से निकलती है, तो इसीलिए सबसे पहले उसे रखा गया। च वर्ग उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ी, मूर्धन्य यानी ट वर्ग उसके थोड़ा और आगे, दंत यानी ता वर्ग उसके और आगे, ओष्ठ यानी सबसे आगे, तो इसीलिए प वर्ग को उसके बाद रखा गया। एक सुविचारित सुनियोजित व्यवस्था है जो हमारे व्यंजनों के वर्गीकरण में प्राप्त होता है। अब यह हुआ कि किस तरीके से मुख से ये ध्वनियां निकलती हैं और इनके अलग अलग नाम, अलग अलग वर्गों में हमने इसका विभाजन किया है। आगे प्रयत्न के आधार पर भी व्यंजन का वर्गीकरण किया जाता है। पहला होता है स्पर्श। स्पर्श का मतलब होता है कि वह व्यंजन जिनको बोलते समय जो व्यंजन मतलब जो स्वर यंत्र है वो स्पर्श करे, किसी स्थल को स्पर्श करे मुख के, तो वह होते हैं स्पर्श वर्ण व्यंजन। तो इसमें का, खा, गा, घा पूरा सभी आ जाते हैं। देखिए स्पर्श व्यंजन, इसका पूरा डिटेल मैंने यहाँ पर पूरा विवरण आपको इस समय स्लाइड पे दिखाया जा रहा है। उसी प्रकार से स्पर्श संघर्षी, जब दो ध्वनि अंगों के बीच से वायु संघर्ष करते हुए निकलती है, स्पर्श भी करती है, एक दूसरे को छूती भी है, और वायु निकलते समय बहुत संघर्ष करती है, तो उसको स्पर्श संघर्षी करते हैं। च वर्ग पूरा स्पर्श संघर्षी होता है। नासिक, जब वायु बोलते समय जब वायु नासिका से भी निकले तो क्या होता है, उसे नासिक के ध्वनियां कहते हैं। अंगा, याणा, नामा आप सभी जानते हैं ये नासिक के हैं। पार्श्विक, ला आपके जिह्वा का जो ऊपरी भाग है वह ऊपर छूता है और वायु दोनों तरफ से निकलती है, इसीलिए पार्श्विक। ला प्रकंपित यानी कांपते हुए। रा में घर्षण होता है और कंपन होता है, इसीलिए उसको प्रकंपित मतलब कांपता हुआ, इसीलिए उसको रा, घर्षण के साथ वायु बाहर निकल रही है इसलिए उसे प्रकंपित कहते हैं। अर्ध स्वर यानी जिनको बोलते समय जितने व्यंजन होते हैं उनको जो है स्वर की सहायता से बोला जाता है, और ध्वनि और जो वायु होती है वह अबाध रूप से नहीं निकलती है, बाधित रूप से निकलती है। परंतु अर्ध स्वर जो है या और वा की जो स्थिति है वह काफी कुछ ऐसी है कि ध्वनियां काफी स्थिति में काफी कुछ स्वर की भांति यानी अबाधित रूप से निकल रही है, इसीलिए इसे अर्ध स्वर यानी स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति मानी जाती है, या और वा। और हा वर्ण को, हा व्यंजन को काकल्य ध्वनि मानी जाती है, जो हमारे कंठ से का जो स्वर यंत्र होती है उसके ऊपर जो ढक्कन होता है काकल्य, वहां से निकलती है, इसीलिए उसको काकल्य ध्वनि माना जाता है। तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण इतनी प्रकार से हमारे पास व्यवस्था है कि हम एक सुव्यवस्थित व्यवस्था कि हम किस प्रकार से अपने व्यंजनों को सीख सकते हैं, हिंदी भाषा के व्यंजनों को प्राणत्व के आधार पर, यानी प्राण मतलब हवा, वायु यानी जो ध्वनियां होती है वायु के बाहर निकलने और उनमें ही परिवर्तन कर स्वर यंत्रियों द्वारा उनमें परिवर्तन करने से ध्वनियों का उच्चारण होता है। तो प्राणत्व के आधार पर ध्वनियां दो प्रकार की होती हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। जब वायु कम निकलता है तो उसे अल्प प्राण कहते हैं, जो आसानी से बोले, और जहां पर वायु अधिक निकलती है तो उसे महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। अल्प प्राण हर वर्ग का पहला और तीसरा वर्ण और पंचम वर्ण जो है अल्प प्राण होता है, और महाप्राण हर वर्ग का दूसरा और चौथा। यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में त्रुटि है, गा नहीं होगा महाप्राण में, यहाँ पर आप पीपीटी अगर देख रहे हो तो यहाँ घा होगा। खा और घा दूसरा और चौथा वर्ण हर वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण महाप्राण माना जाता है। यानी भाषा के अगर हम व्यंजनों
का अगर आप वर्गीकरण आप देख रहे हैं तो इस प्रकार से प्राणत्व के आधार पर भी हमने भाषा का वर्गीकरण कर रखा है। वर्णों का वर्गीकरण हमें हिंदी भाषा में प्राप्त होता है। इसके अलावा भी घोष, अघोष इत्यादि और भी वर्गीकरण है जिनके आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है, जिससे सीखने की एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया हमें प्राप्त हो, जिससे हम वर्णों की के बोल मतलब उच्चारण की त्रुटि औच्चारणिक त्रुटि किसी भी भाषा भाषी में ना रहे, हिंदी भाषा भाषी में ना रहे। इसीलिए हमें भाषा विज्ञान में इतने प्रकार की व्यवस्थाएं प्राप्त होती हैं। हम आसानी से कहाँ से कौन सी ध्वनि उत्पन्न हो रही है, कौन सा वर्ण कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, इस बात की सुव्यवस्थित व्यवस्था हमें हमें हिंदी भाषा के व्याकरण में प्राप्त होती है। और यह इसकी सुस्पष्टता है, यह इसकी वैज्ञानिकता ही है कि हम इसके माध्यम से बहुत ही व्यवस्थित ढंग से सीख सकते हैं, व्यवस्थित ढंग से जान सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो भाषा को सीखने की शुरुआत कर रहा है, हम उसे आसानी से बता सकते हैं कि कौन से का वर्ण, कौन सा व्यंजन, कौन सी ध्वनि यह कहाँ से उत्पन्न होगी। और एक पूरा का पूरा एक विज्ञान ही, एक शाखा ही है व्याकरण की, ध्वनि विज्ञान, जो इसी पर कार्य करती है कि ध्वनि संरचना और स्वनिम व्यवस्था पर कार्य करती है कि किस प्रकार से ध्वनियों की उत्पत्ति होती है, किस प्रकार से कौन कौन से अंग हैं जो ध्वनियों की उत्पत्ति करते हैं। तो हिंदी भाषा में भी ध्वनि की यह जो व्यवस्था है, जो ध्वनि व्यवस्था हमें मिलती है, जो भाषा विज्ञान में हमें प्राप्त होता है, वह इस बात का द्योतक है कि हमारी भाषा कितनी वैज्ञानिक है। हमने उसकी ध्वनि व्यवस्था कितनी वैज्ञानिकता पूर्वक हमारी भाषा की ध्वनि व्यवस्था है, जिसे सीखना, जिसे जानना बहुत ही जिससे उसको सीखना बहुत अधिक आसान हो जाता है। अब अगली चर्चा जो मैं आपसे करना चाहूंगी वह है वाक्य। शब्द जब वाक्य में आते हैं तो उनके स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। शब्द वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं, और शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें पद कहते हैं। तो देखिए, संस्कृत, चूंकि हिंदी भाषा संस्कृत से ही उत्पन्न है, इसलिए उसकी व्याकरण व्यवस्था भी काफी कुछ संस्कृत से मिलती जुलती है, काफी परिवर्तित भी है, बहुत कुछ परिवर्तित भी है, परंतु जो व्याकरण का मूल आधार है वह संस्कृत व्याकरण ही है। तो वाक्य में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह पद क्रम, और संस्कृत में पद जो सामान्यता जो पद क्रम मिलता है, उसके प्रारंभ में कर्ता और अंत में क्रिया आती है। कुछ परिवर्तन भी मिलता है क्योंकि संस्कृत संयोगात्मक भाषा थी, इसमें व्यतिक्रम भी मिलता है। लेकिन अगर आप हिंदी भाषा का वाक्य विन्यास देखें तो चूंकि भाषा वियोगात्मक है, इसलिए इसका जो वाक्य निर्माण है वह सुस्पष्ट है, उसमें कोई भी व्यतिक्रम नहीं है। पद क्रम में सबसे पहले कर्ता है और उसके बाद क्रिया और अंत में सहायक क्रिया। अन्य क्रमों में हम हमेशा देखेंगे कि जो विशेषण है वह विशेष से पहले आता है, और क्रिया विशेषण भी क्रिया से पहले आता है। क्रिया का जो स्वरूप है वह वचन, पुरुष, लिंग की दृष्टि से कर्ता के अनुसार ही परिवर्तित होता रहता है। यानी क्रिया का स्वरूप कर्ता के अनुसार परिवर्तित होगा। अगर क्रिया स्त्रीलिंग है तो फिर माफ कीजिएगा, अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया का भी स्वरूप बदल जाएगा। राम जाता है और सीता जाती है। यहाँ जो क्रिया का स्वरूप है वह इसलिए बदल गया क्योंकि कर्ता का लिंग परिवर्तित हो गया। अगर हम वचन देखें, एक वचन और बहुवचन, भाषा में, हिंदी भाषा में 2 प्रकार के वचन पाए जाते हैं, तो वह जाता है, वह जाते हैं। तो इस प्रकार से कर्ता के में जैसे जैसे परिवर्तन होता रहता है, वाक्य में क्रिया का भी परिवर्तन वैसे होता है। हमेशा विशेष से पहले विशेषण आता है और एक
सुस्पष्ट व्यवस्था हमें अपने वाक्य योजना में प्राप्त होती है। अब अगली चर्चा जो मैं करना चाहूंगी वह लिपि है, यानी यह हुई औच्चारणिक व्यवस्था। इसमें बहुत सारी चीजें और भी चीजें, व्याकरण की बड़ा भाग हम शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर हम बात वैज्ञानिकता पे कर रहे हैं तो औच्चारणिक वैज्ञानिकता के साथ साथ हमें उसके लेखन संबंधी वैज्ञानिकता पर भी बात करना चाहिए। तो अब बात देवनागरी लिपि की, जिसमें हिंदी भाषा को लिखा जाता है, यानी जिसमें हम हिंदी भाषा के विचारों, हिंदी भाषा को प्रकट करते हैं उसके लिखित रूप में, तो वह है लिपि। और हिंदी भाषा को जिस लिपि में लिखा जाता है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। यह जो स्लाइड है उस स्लाइड में मैंने बताने की कोशिश की है कि देवनागरी का लिपि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जो भारत की प्राचीन लिपियों में दो लिपि पाई जाती है। एक होती है, एक का नाम है ब्राह्मी और दूसरी का नाम है खरोष्ठी। जो देवनागरी लिपि है वह ब्राह्मी लिपि से ही उसकी उत्पत्ति हुई है। ब्राह्मी लिपि 5वीं ईसा पूर्व से चौथी सदी के मध्य तक लिखी जाती थी। उसकी दो शैलियां विकसित थी मुख्यतः, एक उत्तरी शैली, दूसरी दक्षिणी शैली। उत्तरी शैली से गुप्त लिपि की उत्पत्ति होती है जो 5वीं सदी तक के अभिलेखों में प्राप्त होती है। उसके बाद उसमें से उस लिपि से, गुप्त लिपि से कुटिल लिपि की उत्पत्ति होती है जो 8वीं सदी तक हमें प्राप्त होती है, उससे जो लिखी जाती है। और वहीं से प्राचीन नागरी लिपि की उत्पत्ति मानी जाती है। और आगे चलकर कालांतर में प्राचीन नागरी लिपि से ही देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई। और इसे पहले नागरी इसको मिलती है और दक्षिण भारत में इसे नंदी नागरी के नाम से जानते हैं। इसके नामकरण पे बहुत मतभेद है कि क्यों इसे, कुछ लोग गुजरात के नागर ब्राह्मणों से जोड़ते हैं, इसलिए उसे, चूंकि नागर ब्राह्मणों द्वारा व्यवहार में लाई जाती थी इसलिए इसको नागरी लिपि कहते हैं। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि देवनगर अर्थात काशी में बोले जाने के कारण इसे काशी में लिखे जाने के कारण, या काशी के लोगों के द्वारा व्यवहृत होने के कारण भी इसे देवनागरी लिपि कही गई। तो इस तरीके कुल मिलाकर इसका नाम देवनागरी पड़ा। और इसकी जो उत्पत्ति है, इसकी जो जड़ी है वो ब्राह्मी लिपि से जुड़ी हुई है। अगर हम लिपि की वैज्ञानिकता को देखें तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो देवनागरी लिपि है उसमें, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी कि हिंदी भाषा में औच्चारणिक ध्वनियों का बहुत अच्छा वर्गीकरण आपको प्राप्त होता है, स्वर है, व्यंजन है। तो हमें देवनागरी लिपि में भी स्वरों और व्यंजनों का स्पष्ट वर्गीकरण प्राप्त होता है। प्रत्येक ध्वनि के लिए हमें एक एक लिपि चिन्ह प्राप्त होते हैं। अगर आप ह्रस्व आ देखें, दीर्घ आ देखें, ह्रस्व ई देखें, दीर्घ ई देखें, तो आप देखिए कि खास बात यह है कि उनका बनावट एक ही जैसा है। अगर आप आ स्वर को देखें तो ह्रस्व और दीर्घ आ की बनावट लगभग एक है, 90% तक एक ही जैसे है। परंतु दीर्घ आ को स्पष्टता दिखाने के लिए आप देखिए एक पाई, उसमें एक डंडी और उसमें लगा दी जाती है, जिससे स्पष्ट रूप से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर यह दीर्घ आ है। इसी प्रकार से ई देखिए, ई लिपि का जो ह्रस्व ई होती है उसकी बनावट और जो दीर्घ ई होती है उसकी बनावट वह भी 99% एक जैसी है। परंतु दीर्घ ई को ह्रस्व ई से अलग करने के लिए एक सुस्पष्ट चिन्ह है। हम ऊपर एक अर्ध वृत्त लगा देते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि ये दीर्घ ई है। इसी प्रकार से ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ में भी हमें अंतर प्राप्त, यानी यह लिपि की सुस्पष्टता है कि हम ध्वनि को जिस प्रकार से बोलते हैं वह उस ध्वनि के लिए हम जितनी भी ध्वनियां हम बोलते हैं हम उतनी प्रकार की हमें लिपि की व्यवस्था भी प्राप्त होती है। स्वरों का और व्यंजनों का लिपि के आधार पर भी स्पष्ट
स्पष्ट वर्गीकरण आपको मिलेगा, स्पष्ट रूप से अंतर आपको दिखाई पड़ेगा, कहीं भी कोई मिलावट नहीं है, किसी भी प्रकार की लिपि में आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की आपको कोई संदेह उत्पन्न नहीं होगा। चाहे ओ ध्वनि है, आ से ही संबंधित है पर संयुक्त व्यंजन है, फिर भी उसकी बनावट एकदम सुस्पष्ट रूप से आपको अलग मिलेगी, जिससे आपको समझने में और उसे स्पष्ट रूप से जानने में आसानी होती है, जिससे हम आसानी से पढ़ सकते हैं। मूल स्वर और संयुक्त स्वर, यानी कहने का आशय यह है कि क्लिष्टता से बचने के लिए ध्वनि जो लिपि है वो आ स्वर और ह्रस्व आ, दीर्घ आ, जो मैं बात आपको बता रही थी कि एक ही जैसी बनती है। अगर पूरी तरीके से अलग प्रकार की लिपि उसमें शामिल कर ली जाती तो सीखने में क्लिष्टता होती। तो ध्वनियां जिस प्रकार से एक जैसी हैं, तो उनका जो लेखन भी है उन्हीं ध्वनियों के अनुसार है। और इसी प्रकार से व्यंजन में भी आप देखें, जितने भी तरीके का का वर्ग के व्यंजन हैं, तालव्य, जितने भी प्रकार के व्यंजन आपको प्राप्त हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग इत्यादि, सबके लिए हर ध्वनि के लिए स्पष्ट लिपि संकेत हमें अपनी लिपि में, देवनागरी लिपि में प्राप्त होते हैं। यह इस लिपि की सबसे बड़ी खासियत है। इसके साथ ही साथ लिपि के एक ध्वनि के लिए एक ही लिप चिन्ह प्राप्त होता है। यह सबसे बड़ी वैज्ञानिकता है। अन्य भाषाओं में यह व्यवस्था नहीं प्राप्त होती है। एक ही ध्वनि के लिए बहुत सारी चिन्ह है। अगर आप रोमन लिपि को देखें, अगर आप अंग्रेजी भाषा को आप देखें, तो आप देखेंगे कि का ध्वनि वो कभी वो सी से लिखते हैं, कभी वो के से लिखते हैं। उनकी उस लिपि को सीखने में क्लिष्टता है, परंतु हम जो हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है, उसमें एक ध्वनि के लिए एक ही लिपि चिन्ह प्राप्त होता है। और दीर्घ और ह्रस्व स्वरों के लिए अलग अलग स्वतंत्र चिन्ह प्राप्त होना भी सबसे बड़ी खासियत है। और जब ये जो स्वर हैं वह जब व्यंजन के साथ जुड़ते हैं, तो उनकी एक मात्रात्मक स्वरूप भी है। मात्राओं का स्वरूप भी हमें अपने देवनागरी लिपि में प्राप्त होता है, जिससे उसकी सुंदरता बढ़ जाती है और लेखन में स्थान भी कम घेरता है। इसके अलावा आप अगर देखें कि उच्चारण स्थान के अनुरूप समान लिपि चिन्हों की समानता, अगर आप का वर्ग के 5 वर्णों को उठाकर देखें, तो उसके जो जैसे वो एक जगह से उत्पादित किए जाते हैं, जैसे एक जगह से कंठ से निकलते हैं, उसी प्रकार से लिपियों के जो लिपि भी जो है, लिपि चिन्ह भी है, वह भी काफी कुछ एक ही जैसा है। यानी मेरे कहने का आशय है कि आप का लिखें और का को थोड़ा सा परिवर्तित कर देंगे तो आप उसको आसानी से खा बना देंगे, और खा को जरा सा परिवर्तित करें यानी उसको आप गा में परिवर्तित कर देंगे। इसी प्रकार से अगर आप चा और जा का लिप संकेत देखें, तो वह भी सुस्पष्ट रूप से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो यह हमारे लिपि का वैशिष्ट्य है। हम आसानी से इसको बहुत आसानी से हम व्यवस्थित ढंग से इसे सीख सकते हैं। सुपाठ्यता, इसे आसानी से हम पढ़ा जा सकता है। इसको पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई भी संदेह नहीं रह जाता। हम जो बोलते हैं, यानी हम जो उच्चारण हिंदी भाषा में किया जाता है, वही देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। इसीलिए भाषा को पढ़ना यानी उसका लिखित रूप और उसके औच्चारणिक रूप में कोई अंतर नहीं है, जिससे इसे सीख पाना बहुत आसान हो जाता है। और लेखन में एक बहुत इसकी अगर आप सौंदर्य देखें तो देवनागरी जो लिपि है वह लिखने में अत्यंत सुंदर है। कतिपय कुछ कमियां हैं, कुछ वर्ण हम अलग, कुछ शब्दों को हम अलग मतलब दो प्रकार से लिखते हैं, परंतु इतना कुछ कमियां तो हर लिपि में पाई जाती हैं। कोई भी लिपि पूर्ण नहीं होती। तो इसी प्रकार से देवनागरी लिपि अगर हम देखें तो पूर्णतया एक वैज्ञानिक लिपि है। कुछ चीजें हो सकता है मेरे बताने से छूट भी गई हूँ। तो इस प्रकार से
मैं देखती हूँ, मेरा यह मानना है कि हमारी जो हिंदी भाषा है वो पूर्णतया वैज्ञानिक है, जिसे समझना, जिसे सीखना उस बहुत आसान है। उसको पढ़ने में एक क्रमबद्धता है, उसके पीछे उसका एक सुस्पष्ट व्याकरण है, जिसके कारण से हम उसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं, उसको ग्रहण कर सकते हैं और शुद्ध रूप में, मानक रूप में हिंदी को सीखना समझना जिससे आसान हो जाता है। धन्यवाद।